Hello everyone. Today we will learn about nutrition in animals. Animals obtain their food from other living beings. इससे पहले हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए वो दूसरे लिविंग बींग्स पर डिपेंड रहते हैं। Animals cannot make their own food and depends on other animals and plants for their food requirements. Some animals eat only plants or only animals to obtain their food. Many other animals eat both plants and animals. On the basis of their food habits, animals are divided into three groups. अब जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए वो अपने खाने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। यदि या तो वो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, या वो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, या फिर वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को खाते हैं और इस तरह से अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब जो एनिमल्स होते हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो है हर्बीवोर्स, दूसरा कार्निवोर्स एंड तीसरा ऑमनीवोर्स। जो हर्बीवोर्स हैं वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा गाय, घोड़ा, बकरी, ये सब क्या है, हर्बीवोर्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और किसी भी दूसरे एनिमल को नहीं खाते। जो कार्निवोर्स होते हैं वो एनिमल्स को खाते हैं, वो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं और घास या प्लांट्स नहीं खाते, जैसे लायन, टाइगर। और तीसरा होता है ऑमनीवोर्स, जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, उनको ऑमनीवोर्स कहते हैं। जैसे मैन, डॉग, क्रो, बेयर, ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, इसलिए इनको ऑमनीवोर्स कहते हैं। अब हम न्यूट्रिशन के डिफरेंट स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन का पहला स्टेप है इजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी और ईटिंग ऑफ फूड। फूड को मुंह में रखने की प्रोसेस या बॉडी के अंदर लेने की प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। जो इजेशन होता है वो खाना मुंह में रखने के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। डाइजेशन में क्या होता है, जो फूड होता है उसको छोटे छोटे वाटर में मिलने वाले मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है, जिससे बॉडी उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू इंटेस्टिनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है उसमें डाइजेस्टेड फूड को इंटेस्टिनल वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड फूड रीच्ड इनटू सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है वो बॉडी के डिफरेंट सेल्स में भेज दिया जाता है और वहाँ पे उसका यूज़ एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए होता है। और लास्ट में आता है इजेशन। इजेशन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उसको वेस्ट के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, इससे इजेशन कहते हैं। न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर एनिमल्स। यूनिसेलुलर मीन्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल। अमीबा एंड पैरामीशियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर एनिमल्स. The process of obtaining food by unicellular animal is called phagocytosis. Unicellular का मतलब होता है made up of one cell, single cell. Uni मतलब one, cellular मतलब cell. तो एक सेल से बने हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर एनिमल कहते हैं। अमीबा और पैरामीशियम एक सेल से बने होते हैं, इसलिए इनको यूनिसेलुलर एनिमल कहते हैं।
जो यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं उनमें जो फूड लेने की प्रोसेस होती है डायरेक्ट सेल के अंदर होती है, इसलिए इनके फूड लेने की प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब ही है सेल फीडिंग। यहाँ पे अमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यह अपने सराउंडिंग में पाए जाने वाले पानी में जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खाता है। अमीबा में फूड को खाने के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता, यह सॉलिड फूड खाता है, इसलिए इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है, क्योंकि यह सॉलिड फूड खाता है। अमीबा जब फूड को देखता है तो उसके टेम्पररी फीट डेवलप होते हैं। इन टेम्पररी फीट को स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट। इन फॉल्स फीट की हेल्प से अमीबा फूड को इंजेस्ट करता है, खाता है। जब फूड अमीबा के सेल में एंटर करता है उस समय फूड के साथ पानी भी एंटर करता है और यह वाटर वैक्यूल को बनाता है। जो वाटर वैक्यूल होती है उसके अंदर फूड रहता है। यह वाटर वैक्यूल टेम्पररी स्टमक का काम करती है। डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए इस वाटर वैक्यूल के आसपास के साइटोप्लाज्म में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वह वाटर वैक्यूल के अंदर एंटर करते हैं और केमिकल रिएक्शन से फूड को डाइजेस्ट करते हैं। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, तो उसको डायरेक्ट डिफ्यूज़न की प्रोसेस से साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्योंकि अमीबा एक सेल से बना हुआ है, उसमें ब्लड सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती। डाइजेस्टेड फूड वाटर वैक्यूल से डिफ्यूज़ होकर डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में आता है और पूरे सेल में फैल जाता है। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद वाटर वैक्यूल डिसअपियर हो जाती है और जो ये डाइजेस्टेड फूड होता है उसका एक पार्ट तो रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज करने के लिए यूज़ होता है, जिससे अमीबा की डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, और दूसरा जो पार्ट होता है उसको अमीबा की ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। जब अमीबा ग्रो करता है तो फेवरेबल कंडीशंस आने पे वह 2 डॉटर अमीबा में डिवाइड हो जाता है। इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर जो ये अमीबा है इसने जब फूड डाइजेस्ट किया उसमें कुछ जो वेस्ट बना उसको अमीबा के साइटोप्लाज्म में स्टोर कर दिया जाता है, और जब वेस्ट काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाता है उसको बाहर निकालने के लिए अमीबा की सेल वॉल थोड़ा सा रप्चर होती है, फटती है, और वहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है। न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स। In multicellular animals like man, cat and fish, all the steps involved in nutrition are performed by digestive system. यहाँ पे मल्टी का मतलब होता है मैनी, सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ एनिमल होता है उसको मल्टी सेलुलर एनिमल कहते हैं। इनमें फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जैसे जो सिंगल सेलुलर एनिमल थे वो सिर्फ एक सेल में ही डायरेक्ट अपना फूड लेते थे, उसी में पूरी लाइफ रिएक्शंस करते थे। बट जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, इसलिए उनको फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल तो क्या होती है, जो मुंह से लेकर के एनस तक एक लंबी ट्यूब होती है उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं वो एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी हुई कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनका सेक्रेशन डाइजेशन में हेल्प करता है। Digestion and absorption of food take place in the alimentary canal.
The alimentary canal is also called gut. The various organs present in alimentary canal are, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें ही डाइजेशन और उसके बाद एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। इस एलिमेंट्री कैनाल को गट भी कहते हैं। और जो यह एलिमेंट्री कैनाल है यह माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से मिलकर बनी होती है। और जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर है और पेनक्रियाज है वह एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में खुद पार्ट नहीं लेती, बट इनका जो सेक्रेशन है वह डाइजेशन में हेल्प करता है। मतलब इनके अंदर फूड एंटर नहीं करता। स्लाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियाज इनके अंदर फूड एंटर नहीं करता, जबकि माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाता है, एंटर करता है और वहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है। बट जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, लीवर होता है और पेनक्रियाज होता है, वो सिर्फ अपना सेक्रेशन रिलीज करता है एलिमेंट्री कैनाल में, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब उनकी जो बॉडी होती है बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। इनमें न्यूट्रिशन के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। फूड इंजेस्ट करने के लिए माउथ होता है, माउथ को बकल कैविटी भी कहते हैं। बकल कैविटी में स्लाइवरी ग्लैंड्स जो ऊपर नीचे प्रेजेंट होती हैं, टंग होती है और टीथ होते हैं। टीथ फूड को कट करते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा प्रोड्यूस करती हैं। यह स्लाइवा केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। स्लाइवा में स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को इनिशिएट करता है। टंग फूड और स्लाइवा को मिक्स करती है। उसके बाद ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको ईसोफेगस कहते हैं। जो ईसोफेगस होता है वह माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है। जो ईसोफेगस की जो वॉल होती हैं वो मस्कुलर वॉल होती हैं। तो जो मस्कुलर वॉल होती हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटेंड करती हैं, जिससे पेरिस्टालिक मूवमेंट पैदा होता है। पेरिस्टालिक मूवमेंट में क्या होता है, जहाँ पे फूड होता है वहाँ पे ईसोफेगस की जो वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, अंदर को सिकुड़ती है, प्रेस होती है, और वहाँ पे जो फूड होता है उस पर प्रेशर पड़ता है, फूड वहाँ से आगे खिसक जाता है, फिर वो मसल्स रिलैक्स करती हैं। फिर जहाँ पे फूड होता है वहाँ पे दोबारा से प्रेस किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और फिर वहाँ से फूड पे प्रेशर पड़ता है, फूड फिर आगे पास होता है। इस प्रोसेस को पेरिस्टालिक मूवमेंट कहते हैं। यह पेरिस्टालिक मूवमेंट पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है। मतलब पूरे एलिमेंट्री कैनाल में फूड को इसी पेरिस्टालिक मूवमेंट से पास किया जाता है। उसके बाद एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में स्टमक होता है। यह जे शेप ऑर्गन है। इसकी जो वॉल है वो कंटेन करती है 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स। इसकी जो वॉल है इसमें 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं जो सेक्रेट करती हैं गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंजाइम पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वह एक तो फूड के साथ आने वाले जर्म्स को किल करता है, दूसरा गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक करता है, क्योंकि जो ये द एंजाइम पेप्सिन है यह सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है। जो एंजाइम पेप्सिन है यह प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करता है। मतलब जो एंजाइम पेप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और उसका जो म्यूकस होता है, म्यूकस स्टमक की वॉल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है। अगर म्यूकस नहीं होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपनी स्टमक की वॉल को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे उसमें अल्सर हो जाएंगे। तो स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस रिलीज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वह फूड डाइजेशन की
साइट है, यहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है और यहीं पे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यह दो ग्लैंड, एक तो लीवर और दूसरा पेनक्रियास से सिक्रेशन रिसीव करती है। लीवर बाइल जूस रिलीज करता है जिसको गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है और बाद में इसको डाइजेशन के समय स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। अब जो यह बाइल जूस है यह येलो कलर का लिक्विड होता है। इसका क्या काम होता है, जो स्टमक से फूड आया स्मॉल इंटेस्टाइन में वह एसिडिक होता है, तो बाइल जूस इस एसिडिक फूड को एल्कलाइन बनाता है। तभी पेनक्रियास से आने वाला जो सेक्रेशन होता है वह उस फूड को फर्दर डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और दूसरा बाइल जूस का क्या काम है, जो फूड में जो फैट होता है उसको स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। इस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन दूसरा सेक्रेशन रिसीव करता है वो पेनक्रियास से करता है। अब जो पेनक्रियास होता है उसके पेनक्रिएटिक जूस में तीन चीज़ें होती हैं। एक तो पेनक्रिएटिक एमाइलेज होता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा ट्राइप्सिन होता है, जो ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और लाइपेज होता है जो एम्यूसिफाइड फैट होता है उसको फर्दर डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं वह इंटेस्टिनल जूस सेक्रीट करती हैं। जो इंटेस्टिनल जूस होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। जो यह एंजाइम्स होते हैं यह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में और फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देती हैं। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल होते हैं वो बहुत ही स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं यह स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में ही विलय के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जो विलय होती हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उंगलियों की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें ब्लड वेसल्स होती हैं। यह ब्लड वेसल्स फूड को एब्जॉर्ब करती हैं और ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देती हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फूड एब्जॉर्प्शन के लिए भी मेन रीज़न का काम करता है। उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो तो एब्जॉर्ब हो गया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको नेक्स्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसमें रेक्टम होता है और एनस होता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जब अनडाइजेस्टेड फूड आता है तो उसमें अभी कुछ वाटर प्रेजेंट रहता है, तो उस वाटर को लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड में भेज देती है, ब्लड स्ट्रीम में भेज देती है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको रेक्टम में स्टोर कर लिया जाता है और बाद में जब रेक्टम फुल हो जाता है तो उसको एनस के थ्रू बाहर रिलीज किया जाता है।